सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होगा पॉलिटी का, जिसमें कि हम लोग देखेंगे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। सर आज पूरे 2 मिनट जल्दी आ गए। चलिए तो शुरू किया जाए। जिधर देखो उधर परमार बाबा की चर्चा, क्या बात कर रहा। तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि संविधान किस तरीके से बना। फिर हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, यानी कि हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं क्या हैं, जिसमें कि हमने उसके फेडरल फीचर्स के बारे में जाना, जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर या फिर अगर हम देखें डिवीजन ऑफ फंक्शंस के बारे में जाना। और वहाँ पर हमने ये जाना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, हमने ये नहीं देखा था कि सोर्सेज क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डिफरेंट चीज़ें ली गई हैं, बोरो करी गई हैं, बिकॉज वो अपने आप अल्टीमेटली हमें धीरे धीरे करके याद हो जाएंगी। उसके लिए हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब क्योंकि हम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं और क्योंकि आप रिवाइज तो कर ही चुके होंगे, तो फिर करिए आंसर, करिए जल्दी से जल्दी से। ऑगस्ट ऑफर क्योंकि अभी मैंने आई थिंक हाँ परसों ही तो लिया था, लाइव लिया था आपका 4.0 बैच में, तो आप इससे किसी एक स्टूडेंट का रिकमेंडेशन था एंड दैट वाज कि सर अगर हम प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएँ अगले चैप्टर को करने से पहले, तो दैट वुड बी बेटर। तो करिए फिर। ऑगस्ट ऑफर वॉज प्रपोज्ड बाय ब्रिटिशर्स इन द ईयर। तो किस साल जो है अगस्त ऑफर को, अभी ये हिंदी मीडियम वाले नाम, ठीक है, कुछ चीज़ें अगर कहीं ऐसी हो गई कि हिंदी एक लाइन नहीं लिखी हुई, थोड़ा समझ लें। अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिशर्स द्वारा कब दिया गया था भारतीयों को? 39 में, 40 में, 31 में, मुझे नहीं पता है। क्या उत्तर है इसका? गौरव शर्मा बोल रहे हैं कितने का चेक देंगे, अभी बता रहे कितने का चेक देंगे। ठीक है, 1940 1940 अगस्त ऑफर आया था। ठीक है, फिर उसके बाद कब क्रिप्स मिशन कब आया था? फिर क्रिप्स प्रपोजल कब आया था? क्यों क्रिप्स प्रपोजल कब आया था? तो क्रिप्स आया था आपका 1942 में, 1942 में आया था आपका क्रिप्स। ओके, क्रिप्स 1942 में आया था। और उसके बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान है, जो कैबिनेट मिशन प्लान है, ये 1945 1945 में अनाउंस किया गया था। तो 1946 में इंडिया में आया और 1946 में इसने पूरा वो प्लान रखा कि किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, यानी कि इंतरिम गवर्नमेंट कैसा क्या होगा। और इसमें कैबिनेट मिशन में थे कितने लोग? 3 लोग थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस, जिसमें पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की डिमांड कब रखी थी, बताइए। चलो, तो कब रखी थी? 1934 में सबसे पहले रखी थी एम एन रॉय ने, मनींद्र नाथ रॉय ने। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सिनारियोज पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट? किन 2 सिनारियोज में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है? तो हमने पहली बात तो बताओ किस शेड्यूल में ये फेडरल डिवीजन के बारे में पढ़ा था, फेडरल पावर्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर पावर्स ऑफ यूनियन दैट इज़ द पार्लियामेंट, द स्टेट दैट इज़ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ये डिवाइडेड थी। और तीसरी थी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें आपके टोटल 97 सब्जेक्ट्स थे इनिशियली, बाद में 100 हो गए। स्टेट लिस्ट में अगर बात करेंगे तो 66 थे, फिर 61 हो गए, 5 यहाँ से कम हुए तो 5 यहाँ बढ़े, 47 थे तो 52 हो गए। कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया ये बताएंगे। तो पार्लियामेंट जो है उस स्टेट लिस्ट के मैटर्स में सब्जेक्ट्स में भी लेजिस्लेट कर सकती है। उसके 5 सिनारियो देखे थे। एक तो इंटरनेशनल ट्रीटी हो, 2 और या 2 और मोर स्टेट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों ने अगर ऐसा बोला हो तो, या फिर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा उस राज्य में, या राज्यसभा ऑथराइज करते पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने के लिए इन दी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। तो कौन से 2 इन विच फॉलोइंग 2 सिनेरियोज पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट? तो टू एनफोर्स इंटरनेशनल ट्रीटी एंड ड्यूरिंग द एक्सटर्नल एग्रेशन। तो सी और डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, एक्सटर्नल एग्रेशन क्या है? तो हमने मतलब अभी ठीक है हमने देखा नहीं है, लेकिन हम अभी आगे देखेंगे जब इमरजेंसी आपातकाल पढ़ेंगे कि इमरजेंसी 2 तरीके की होती है, मतलब या तो एक्सटर्नल इमरजेंसी या इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगती है। तो वैसे बात है नेशनल इमरजेंसी की ही बात कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसलिए वो सही है यहाँ पे।
ठीक है। एंड यस, कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सबका सही है। अगला क्वेश्चन करिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर देयर, नॉट वॉज देयर, वर देयर इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में मूलतः कितनी भाषाएं थी, ये आपसे पूछा गया है। 12 थी, 22 थी, 14 थी, या फिर आप टॉपर हैं क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ओरिजिनली पहली बात तो किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस थी, किस शेड्यूल में थी, तो शेड्यूल नंबर था आपका 8, उसमें 12 लैंग्वेजेस थी। उसके बाद अमेंडमेंट करके जोड़ी गई, एक तो 21st अमेंडमेंट हुआ, देन 72nd अमेंडमेंट हुआ, देन 92nd अमेंडमेंट हुआ। इन अमेंडमेंट से आपकी जो है लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। जैसे 21st की अगर बात करेंगे तो इससे सिंधी को ऐड किया गया। 72 से अगर बात करेंगे तो इससे KNM दैट इज़ कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। और 92nd से तो आप जानते ही हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोडो, डोंगरी, संथली और मैथिली, इन 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। ठीक है, चलो। 5th, संथली वॉज एडेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो संथाली को किससे जोड़ा गया था बताइए। पहले 14 थी, फिर बाद में 22 हो गई 22 हो गई, ठीक है। 14 से 22 है, मतलब ये 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, ठीक है, 19, 20, 21, 22, ओके, ठीक है। तो सॉरी, मैंने 12 मार्क कर दिया क्या, 14 से 22 हो गई, ठीक है, शेड्यूल नंबर 8 में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। संथाली वॉज एडेड, तो संथाली को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, तो ये 92nd अमेंडमेंट से, ओके, ऑलराइट। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, हाउ मेनी न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस आर एडेड इन द ईयर 2024। सर आपका सौरभ जोशी हो क्या, क्योंकि आपका आवाज़ थोड़ा मिलता है। आवाज़ मिलता है तो क्या मिलता हुआ है, आवाज़ मिलता है। चलो, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस जो इनिशियली थी वो 6 थी। तू शुरू तो कर, तू शुरू तो कर, मैं आर्या, ठीक है। तो आर्या से ओडिया, मलयालम, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, ठीक है। 5 नई जोड़ी गई हैं, जिसमें कि आपकी आती है मराठी, मराठी बोलेगा, बोल, आती है मराठी तेरे को, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली, ठीक है, असमीज़ एंड बंगाली। चलिए अगला है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज रिलेटेड टू दी पंचायत्स। तो पंचायत जो है से कौन सा शेड्यूल एसोसिएटेड है, पंचायत से कौन सा है। ओडिया नेम चेंज हुआ था, ऐड नहीं हुई थी कोई लैंग्वेज, हैप्पी शर्मा आप सही हैं वहाँ पे कि 96th अमेंडमेंट से लैंग्वेज वो मतलब नाम चेंज हुआ था, ठीक है। चलो, तो पंचायत की अगर बात करेंगे तो 11th एंड 12th वाला बात करता है किसकी, नगर पालिका को बुला के गड्ढे भराओ, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी। चलो लास्ट क्वेश्चन नहीं, आई थिंक सेकंड लास्ट है। ओरिजिनली आर कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्या थे, तो 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भागों में विभाजित थे। अभी अगर बात करेंगे तो 8 के 12 हो गए और 22 के 25 हो गए हैं, ये 22 के 25 पार्ट्स हो गए हैं, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए पार्ट नंबर 7 को डिलीट भी किया गया था, 4 नए पार्ट जोड़े गए हैं, जिसमें कि जैसे पार्ट 14A आता है, पार्ट 9A आता है, पार्ट नंबर 9B आता है, और एक और कौन सा पार्ट है ज़रा बताइए। तो पार्ट नंबर 7 को डिलीट किया गया, पार्ट नंबर 7 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 7 से डिलीट किया गया था, ठीक है। डैश वॉज चूजन एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर बात करेंगे तो पहले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे टेम्पररी, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे परमानेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन द लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली बार आया कब था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कौन लेके आया था, तो ये आया था 13 दिसंबर को, लेकिन वो पूछ ही नहीं रहा, पूछ रहा है अडॉप्ट एक्सेप्ट कब किया था, लेके कौन आया था इसको जरा बताइए। तो एक्सेप्ट किया गया था इसका 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को इसको एडॉप्ट या एक्सेप्ट किया गया था, और इस डेट को जो है इसको प्रेजेंट किया गया था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो ऑब्वियस सी बात होने की गलती थी क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट किया था। अब आते हैं आज प्रियम्बल पे, ठीक है, ये है प्रियम्बल देश का। प्रियम्बल है क्या, तो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसका पहला पन्ना है
किसी भी किताब का पहला पन्ना, आप फैट मैन का पहला पन्ना खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरे वर्ड्स मिलेंगे आपको कि मैं इस बुक के थ्रू आपको क्या देना चाहता हूँ, क्या डिलीवर करना चाहता हूँ। उस बुक की एसेंस मिलेगी आपको उस पर्टिकुलर पहले पेज में। तो उसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला पेज है दैट इज़ प्रियम्बल या प्रस्तावना, जहाँ से हमें उसकी एसेंस मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी के बारे में पता चलता है, संविधान के दर्शन के बारे में बताता है ये हमें। इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजंस एंड द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान के एक परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। यानी कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है बिकॉज सबसे पहले ही दिया हुआ है, तो इंट्रोड्यूस कर रहा है हमें कॉन्स्टिट्यूशन से। इट कंटेन्स दी समरी और दी एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। इट वॉज मेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंपाइल्ड। सो दिस इज़ अ पॉइंट वर्थ रिमेंबरिंग कि जब हमारा पूरा संविधान बन गया था उसके बाद बना था। सिंपल सी बात यह है कि मैंने अपना पहला पेज पहले तो नहीं बना दिया होगा, सबसे पहले किताब बनी होगी। इट इज़ लाइक कि भाई अगर आप इंडेक्स बना रहे हो बुक का, ठीक है, वो प्रियम्बल अलग है, एसेंस अलग है, इंडेक्स अलग है, बट फिर भी उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बिना आप बुक को कंप्लीट किए, कुछ किए हुए इंडेक्स तो बना नहीं सकते ना। जैसे मान लो कि मैंने लिखा है कि पॉलिटी का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस पेज नंबर से इस पेज नंबर है, जब तक कि वो पेज नंबर कंप्लीट नहीं होगा, किताब कंप्लीट नहीं होगी, वो पॉसिबल ही नहीं। उसी तरीके से उसका एसेंस लिखना बिना ये लिखे उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसी से जब पूरा संविधान बन गया उसके बाद प्रियम्बल जो है बनाया जाता है। It is a modified version of the objective resolution presented by जवाहरलाल नेहरू before the Constituent Assembly। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने देखा है कि क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी सबसे पहले, तो 13 दिसंबर 1946 को ही नेहरू जी इसको ले गया उद्देश्य प्रस्ताव को, ये बताने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स और उनकी कमिटीज़ और उनके सभी मेंबर्स को कि हम जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो वो चीज़ें उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दी जो अडॉप्ट करी गई 22 जनवरी 1947 को। अब यही चीज़ें बाद में, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाके बन जाता है प्रस्तावना या प्रियम्बल। कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है, गलती यहाँ पे ये होती है स्टूडेंट से, दैट इज़ कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल को सेम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड था प्रियम्बल, ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन खुद प्रियम्बल ही बन गया। समझ रहे हैं आप? तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रियम्बल वॉज प्रेजेंटेड ऑन 13 दिसंबर और अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी, सो इट इज़ रॉन्ग, गलत है ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड था प्रियम्बल, ना कि दोनों सेम है। ये है, आप हिंदी में देख सकते हैं पॉज करके एक बार, और ये रहा इंग्लिश में। इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, बोल के आपको बता देता हूँ, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। वी यहाँ पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जूम करूँ क्या? ओके। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly, यहाँ देखना, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, sovereign democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation। ठीक है, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ओके, हिंदी में आप देख लो इसको एक बार, ये रहा हिंदी में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब ये जो प्रियम्बल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, जो हिंदी में लिखा लगा हुआ है, ये और इसमें अंतर है। अंतर ये है कि ये जो अंग्रेजी वाला प्रियम्बल देख पा रहे हैं आप, ये प्रियम्बल 1976 से पहले का है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रियम्बल, ये 1976 के बाद वाला है। ऐसा कैसे, आपको कैसे पता? हमें ऐसे पता क्योंकि 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, जिसके बाद कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे, या तो जूम, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इतना तो दिख रहा होगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में दो वर्ड्स को ऐड किया गया, सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में दो वर्ड्स को ऐड किया गया, और वो दो वर्ड्स क्या थे? सोशलिस्ट और सेक्युलर। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो वर्ड्स को जोड़ा गया। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
ठीक है, मतलब ये एंड नहीं लगा हुआ है बीच में, बस मैं आपको बता रहा हूँ 2 वर्ड जोड़े गए थे। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और एक और शब्द को जोड़ा गया, वो जोड़ा गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको ये, यूनिटी ऑफ द नेशन। तो यूनिटी की जगह आगे किया गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, इनको बाद में जोड़ा गया था। जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी और सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने प्रियम्बल है। आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। क्यों रटा हुआ होना चाहिए, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। पहले कारण उसका ये है कि यहाँ से सवाल किस तरीके से बनता है। सवाल पहले तो ये बनता है, एक सेकेंड, सवाल क्यों रटने को मैं ऑर्डर में बोल रहा हूँ वो पहले समझ लो। ऑर्डर ही पूछ लेता है, पता है क्या ऑर्डर पूछ लेगा? सॉवरिन पहले है कि सेकुलर पहले है, कि रिपब्लिक पहले है, कि सोशलिस्ट पहले है। तो देख सकते हो, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, वो ऑर्डर तक पूछ लेता है, पहला। दूसरा ये है कि वो पूछ लेगा जस्टिस कितने तरीके का दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरीके का। तो ये भी पढ़ना है, लिबर्टी कितने तरह की दी है। सवाल कितने तरह का बनता है मैं आपको बताता हूँ। तो सवाल जो है 3-4 तरीके से बन सकता है, यहाँ पर 4 तरीके से। पहला तो इसके बेसिक से है। बेसिक क्या है? बेसिक जो अभी हम देखने वाले हैं, बेसिक में हम ये देखेंगे कि इसको कहाँ से बोरो किया गया, ठीक है, ये क्या बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और इसमें करी गई टिप्पणियाँ। तो प्रियम्बल की अगर बात करेंगे तो इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बोरोड फ्रॉम यूएसए। क्या कहता था अमेरिका? प्रियम्बल जो है सबसे पहले यूएसए में आया, वी द पीपल ऑफ यूएसए, वहाँ का प्रियम्बल इस तरीके से साउंड करता है। तो उसी वहीं से हमने इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनाया। और इसको डिज़ाइन वगैरह क्यों किसने किया, जो इतना बढ़िया सा आपको डिज़ाइन दिख रहा है? तो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। तो सिन्हा साहब ने किया इसको डिज़ाइन। जैसे हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफ किसने किया था, अपने हाथों से लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने। हिंदी में किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। और उसको डेकोरेट करने का काम किया था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने। तो उन्होंने ही प्रियम्बल को भी डेकोरेट किया था। तो ये बेसिक्स हैं कि भाई बोरो कहाँ से किया गया, क्या बताता है, और कॉमेंट्री उसके बारे में किसने किसने कॉमेंट किए थे, ठीक है। तो जब ये पोस्ट किया गया था अम्बेडकर जी द्वारा 26 नवंबर 1949 को, तो इस पर 284 लोगों ने, हमें पता है कि 284 लोगों ने इसको लाइक किया था, मतलब साइन किए थे, ठीक है, अलॉन्ग विथ नेहरू, ठीक। तो नेहरू विथ 283 अदर्स ने इस पर लाइक किया, इस पर हम सपोर्ट दिखाया, और कुछ लोगों ने कमेंट ऐड किया अपना। जैसे एन ए पालखी वाला ने कमेंट ऐड किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है, संविधान का पहचान पत्र ही है। जैसे कि एक स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर कहीं पे भी किसी का भी आईडी कार्ड हमें उसके बारे में बता देता है कि भाई ये आदमी कहाँ से आता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी चीज़ें इन शॉर्ट हमें बता देता है आईडी कार्ड किसी के बारे में। तो आईडी कार्ड का जो काम करता है, वही काम हमारा प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करता है। पंडित ठाकुर दास जी भी बोले हम कैसे पीछे रहें, हम भी कमेंट ऐड करेंगे। लाइक तो कर ही दिया है, ठीक है, लेकिन कमेंट भी करते हैं। जेवल सेट बोला था, आभूषण समूह बोला था, और क्या मुंशी जी ने फिर कमेंट ऐड किया, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो बोल रहे थे यार हमारी कमेटी की तरफ से भी एक कमेंट तो होना ही चाहिए। तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बोला था। हॉरोस्कोप इज़ लाइक कि आप उसको देख के, हॉरोस्कोप इज़ लाइक जहाँ से आप देखते हो और आपको बहुत ब्रॉडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आप देख पाते हो। तो प्रियम्बल वैसे ही है, उसको देख के आप न जाने कितनी सारी चीज़ों को, यानी कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। तो मुंशी जी का ये था। ओके, इंस्टा अकाउंट शो नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं, अम्बेडकर जी के द्वारा पोस्ट किया गया था ये, ठीक है, चलो भाई। हाँ सर, नंदलाल बोस ने भी डेकोरेट करने का काम किया था। नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा एक ही टीम में थे, या फिर हम बोल सकते हैं ब्योहर राम मनोहर सिन्हा उस टीम में थे जिसको लीड कर रहे थे नंदलाल बोस, ठीक है। लेकिन मेन प्रियम्बल में क्योंकि हम इनको ब्योहर राम मनोहर सिन्हा का मेन कंट्रीब्यूशन था, इसलिए ब्योहर राम मनोहर सिन्हा को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रियम्बल मेन कंट्रीब्यूशन ब्योहर राम मनोहर सिन्हा का था,
जो कि उस कमेटी के पार्ट थे, जिसको लीड कर रहे थे नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बोल देते हैं और यहाँ पर उनको बोल देते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो नंदलाल बोस ऑप्शन में होंगे, फिर वो करना आपको, ठीक है। सर आपका इनोवेशन लेवल कुछ और ही है, हाँ तो वही इसीलिए सो दैट कि आपको याद हो जाए आसानी से। एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। इंस्टा घूमती गेम चाले, गाना याद आ गया आपकी नोट्स देख के। अच्छा, गौज में फेम चाले हैं, और तुम्हारे कमेंट देख के मैं एसएससी चेयरमैन की याद आ गई। सर नारायण रहता था, कौन थे नारायण रहता था? ये जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन स्पेस, समझ रहे हो? तो ये थे ये, हाँ। तो प्रियम्बल के बारे में ये बेसिक्स एंड कमेंट्री पहले पूछेगा, फिर दूसरे तरीके का सवाल बनेगा इसके 4 चीज़ों से। इसकी 4 चीज़ें क्या हैं? पहला चीज़ तो ये है कि इससे हमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है। जो लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये हमें स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत बताते हैं। देन सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो लिखा हुआ, सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा था, लिखा नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बताता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य के बारे में बताता है। और यहाँ पर एट द एंड लिखा हुआ है उसकी अडॉप्शन डेट की के बारे में, कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें 4 चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक तो पहला तो है ये है सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो है भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। Okay, this shows that the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down by them by a king or any outside powers. ये इस बात पे एम्फोसिस ले करता है कि ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को चुन कर भेजा था, उन्होंने संविधान उनके लिए बना के दिया। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन हुए? भारत के लोग हुए, ना कि ये किसी किंग राजा के द्वारा या फिर किसी आउटसाइड पावर के द्वारा इसको हमें हैंड ओवर किया गया। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभुता, पीपल हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। ये तो हम लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, यानी कि जो तुझे ठीक लगता है वो तो कर, तू आज से बाध्य नहीं है, जिसके साथ जाना है, जहाँ जाना है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो वैसा टाइप है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने भी बोला, ठीक है, इंडिया को कुछ इसी तरीके से कि भाई आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जो आपको करना है, जो ट्रीटी एक्सेप्ट करनी नहीं करनी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बिकॉज आप सॉवरेन हैं अभी, यानी हम सॉवरेन, यानी वी आर इंडिपेंडेंट टू मेक आर डिसीजंस। नो एक्सटर्नल पावर, नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन गाइड अस with regard to our decisions. So no external power can dictate the government of India कि आप ये करो, ये वो करो, इस इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन करो, वो हमें नहीं किया जा सकता। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। देन आते हैं सोशलिज्म पे, सोशलिस्ट, समाजवाद, which means wealth is generated socially and should be shared equally by society. वेल्थ जो है, धन सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है और समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। वेल्थ इज जनरेट सोशली, नहीं हर कोई काम करता है और उसको बराबर तरीके से बांटना है, ये समाजवाद कहता है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, एग्जाम्पल रशिया। अब देखो, सोशलिज्म का मतलब ये है कि लोगों में असमानता नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ही पूरी ज़मीन, पूरी सत्ता, ये सब कुछ ना आ जाए कि पता चला सिर्फ 2 ही लोग पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, पता चला सिर्फ 3-4 लोग ही पूरे देश को चला रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, या फिर जो प्रॉपर्टी, वो इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए। अब इक्वली तो एकदम इक्वली नहीं हो पाएगा कि भारत में इतने लोग हैं, प्रॉपर्टी को एकदम इक्वली जब तक डिवाइड नहीं किया जाएगा तब तक वो सोशलिस्ट नहीं कंट्री होगा। सोशलिज्म का मतलब है कि कितना हम कम से कम कर सकते हैं, कितना स्टेट का इंटरफेरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कितना स्टेट का इंटरफेरेंस से मेरा मतलब ये है कि कितना सरकार का इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में अपनी जो ओनरशिप है उसको मेंटेन करके रखे, ना कि प्राइवेट प्लेयर्स हर चीज़ में खेलें। प्राइवेट रहते हैं यहाँ पे, प्राइवेट प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है उनका यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कम्युनिज्म से, जिसको हम बोलते हैं साम्यवाद। कम्युनिज्म का फादर आपको पता है किसको बोला जाता है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि देखो,
पहली बात तो ये है कि जो यूटोपियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है कि लोग अपने आप से, जैसे कि 1953 में 1953 में पोचमपल्ली जो प्रेजेंट डे तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत करी थी कि सभी लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो अपनी ज़रूरत भर की रख लो और बाकी डोनेट कर दो, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और आदमी की ग्रीड की इच्छा की कोई अंत तो है नहीं। तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया। लेकिन ऐसे मार्क्स का मानना था, जो कि रियल भी है, कि लोग इतने सीधे साधे नहीं होते हैं, नहीं होते तो फिर हमें करना है रेवोल्यूशन, अब होगी क्रांति, जय महाकाल। ठीक है, तो रेवोल्यूशन की बात करी थी कार्ल मार्क्स ने कि जय महाकाल बोल के रेवोल्यूशन करेंगे और स्टेट को भी नहीं रहने देंगे। मतलब कि पहले तो प्राइवेट के जो बड़े बड़े जो है ना लोग हैं, अंबानी अडानी टाइप, इनको हटाओ, ठीक है, स्टेट को हर जगह लाओ, फिर स्टेट को भी धीरे धीरे हटा दो क्योंकि स्टेट भी की ज़रूरत ही नहीं है उसके बाद। यहाँ पर लोगों की उनकी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। सोशलिज्म में क्या है, लोगों की ज़रूरतें नहीं, लोग जिस हिसाब से काम करेंगे, कुछ जो ज़्यादा कर रहा है उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कम काम कर रहा है उसको कम मिलेगा। बात अगर हम देखें तो बात एक तरह से सिमिलर तो है दोनों, लेकिन सेम नहीं है। कैसे? आज हम देखते हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में, कंपनीज में क्या हो रहा है कि एक आदमी बैठा हुआ है ऊपर, वही सारी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यही देखने को मिला था, जो औद्योगिक क्रांति जिसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले ब्रिटेन में, कि जो फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, वो काम कर रहा है मान लो 8 घंटे 9 घंटे, और जो मजदूर हैं वो 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, और वेल्थ मेन जा किसके पास रही है? फैक्ट्री के ओनर के पास। तो सोशलिज्म यही बोलता है कि नहीं भाई, जो जिस हिसाब से काम करे उस हिसाब से। कम्युनिज्म बोलता है क्या? नहीं, जिसकी जितने ज़रूरत है उस हिसाब से। ये किसी विद्रोह की बात नहीं कर रहा, ये विद्रोह की बात कर रहा है, ठीक है। सोशलिज्म के भी कई फॉर्म्स होते हैं, और उसमें से जो सबसे नियरेस्ट है टू कम्युनिज्म इज रेडिकल सोशलिज्म। रेडिकल सोशलिज्म इज कि भाई अब होगी क्रांति, विद्रोह करके लेंगे, विद्रोह करके अगर सोशलिज्म लाया जा रहा है तो उसको रेडिकल सोशलिज्म बोला जाता है, ठीक। गांधीयन सोशलिज्म भी चलता है, जहाँ की भाई कलेक्टिव ओनरशिप का कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए सबकी। ये गांधीयन सोशलिज्म बोलता है कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक। और एक और है जिसको हम बोलते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म, जो कि एक तरह का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ही एक टाइप है। नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरू जी का ये मानना था कि मिक्स्ड सोशलिज्म होना चाहिए। मिक्स्ड होनी चाहिए का मतलब यह है कि ऐसे में प्राइवेट को पूरी हटा नहीं देना है, गवर्नमेंट भी रहे और प्राइवेट भी साथ में रहे, दोनों मिल के साथ खेलें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नेहरू जी इज करेंटली इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल डेट, 3 टर्म सर्व किए हैं। तो इनिशियली इंडिया में सोशलिज्म रहा होगा, जो कि मिक्स्ड फॉर्म था, यानी कि गवर्नमेंट भी थी प्राइवेट भी थी। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा था, प्राइवेट का बहुत कम था। तो जब 1991 में हमें ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक हमारा डाउनटर्न देखने को मिला, तब हमने क्या किया, उसे अब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तब हमने कुछ रिफॉर्म्स लाए जिसमें कि प्राइवेट शेयर होल्डिंग को हमने बढ़ाया, प्राइवेट प्लेयर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लाए, हम खेलने का मौका दिया। और आज अगर हम भारत की स्थिति बात करें तो ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि जैसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशलिज्म की तरफ थे सोशलिज्म, तो आज भी हम सोशलिज्म है। आज बहुत हद तक हम कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। कैपिटलिज्म सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एकदम विरोधी है, ठीक है। कैपिटलिज्म जिसको पूंजीवाद बोलते हैं, पूंजीवाद बोलता है पूंजीपति, है ना, आप सुनते पूंजीपति। पूंजीपति में क्या है कि भाई मेहनत करो, ठीक है, और मोस्टली कैपिटलिज्म का ये होता है प्रॉफिट 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 मेंटेन करना है, चाहे भले वर्कर की कंडीशन बेकार हो, चाहे जितना घंटे उनको काम करना पड़ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 70-70 घंटे काम करो, कौन बात बोलता है? जो मालिक होता है, नारायण मूर्ति बोलते हैं, ठीक है, 70 घंटे काम। एक वो ओला का पगला है, वो ओला का पगला भावेश अग्रवाल, पगला इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहा है, पता नहीं क्या कुछ तो बोला था, एग्जैक्टली शब्द याद नहीं है, कि मैं सिर्फ कितने 20 घंटे काम करता हूँ। अबे 20 घंटे काम करो, तो तू वहाँ बैठ के बकैती कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे पॉडकास्ट दे रहा है, वो टाइम कहाँ गया? नहीं नहीं, ये नीचे जो है लैपटॉप रख के नीचे खटखट खटखट काम चल रहा, टाइपिंग चल रही वहाँ पे भाई,
सो भी लेते हैं उसी 4 घंटे में, पॉडकास्ट भी दे लेते हैं, खा भी पी लेते हैं, पी भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं उसी में ही, उसी 4 घंटे में। मतलब फेंकने से पहले आदमी सोचता तक नहीं कि क्या बोल क्या रहे हैं। चलो 4 घंटे सोते हैं, ये वाला बात तो चलो हजम कर भी लें। 4 घंटे हम बस 4 ही घंटे खाली होते हैं, 20 घंटे तो हम काम करते हैं। ऐसे तो हम फिर 24 घंटे काम करते हैं। कंट्रोल नहीं हो पाता है फिर मेरे से। हाँ, फिर कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाता कि फिर जब कोई बहुत ज़्यादा फेंकता है ना, कि जब कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो फिर खून खौल जाता है मेरा। ऐसे कैसे कि मतलब हम 20 घंटे काम करते हैं, उसी में सो भी लेते हो 4 घंटे में, पॉडकास्ट भी दे लेते हो तुम उसी 4 घंटे में, नहा खा भी लेते हो उसी में तुम, ट्रैवल भी हो जाता होगा उसी में ही। इतना भयंकर टाइट शेड्यूल तो एक ओवर मोटिवेटेड स्टूडेंट भी नहीं बनाता है। वो भी एटलीस्ट 17-18 घंटे में जाके रुक जाता है कि ठीक है 18 घंटे पढ़ूंगा। है ओवर मोटिवेटेड स्टूडेंट भी इतना टाइट शेड्यूल नहीं बनाता है। खैर, तो कैपिटलिज्म पूंजीवादी वो होते हैं जो उनका सिर्फ मेन गोल होता है प्रॉफिट, जैसे कि यूएसए। ठीक है, जैसे कि यूएसए। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। सोशलिज्म कम्युनिज्म सिमिलर साउंड करते हैं बट सेम नहीं है। कम्युनिज्म में कि स्टेटलेस कास्टलेस, मतलब इसमें क्लासलेस सोसाइटी भी होनी चाहिए और स्टेटलेस भी होनी चाहिए। स्टेटलेस मेनली यहाँ फोकस होता है, स्टेटलेस होना चाहिए, सॉरी क्लासलेस होना चाहिए। और इसमें प्राइवेट प्लेयर खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से उनको उखाड़ के फेंकना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी तरीके से, ये रेडिकल सोशलिज्म थोड़ा थोड़ा इसकी तरह है कि हाँ रेवोल्यूशन करना है, लेकिन पूरी तरीके से हटा देना वो भी नहीं है, लेकिन रेवोल्यूशन करना है हमें। गांधीयन कलेक्टिव ओनरशिप की बात करते हैं, नेहरू बोलते हैं सब मिल बांट के चलेंगे, नहीं काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब मिल बांट कर। कार्ल मार्क्स के बारे में इनकी 2 बुक्स हैं, 2 इन्होंने जो पब्लिश करी थी, राइटिंग्स हैं इनकी, बुक्स बोल लो राइटिंग्स बोल लो, बहुत फेमस है इनकी। एक तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, और एक है दास दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये 2 राइटिंग्स इनके ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी की फाउंडेशन रखी थी। और इन्होंने एक फ्रेडरिक एंजल्स करके थे, उनके साथ काफ़ी काम किया था। और एक और नाम याद रखना, लेनिन का। लेनिन ने रशिया में कम्युनिज्म को लेके आए थे, कम्युनिज्म और सोशलिज्म को लेनिन रशिया में लेके आए थे। ठीक है, अभी आते हैं तो इंडिया सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट वर्ड एडेड है। और कई बार ये मांग भी उठती रहती है, आपने सुना होगा बीच में, कि सेकुलर और सोशलिज्म शब्द को, खासकर सोशलिज्म को हटा देना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। पहली बात तो ओरिजिनली ये था भी नहीं हमारे संविधान में, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। और अभी बात चलती है हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा टेंड कर चुके हैं, झुकाव हमारा ज़्यादा है। और सोशलिज्म की अगर इंडिया में बात करें तो भाई मैंने बता दिया कि कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन है। जब आज़ादी मिली थी हमें, उसके बाद 1991 तक, तब तक हम सोशलिस्ट कंट्री ज़्यादा थे। ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है? सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नो रिलीजन एट ऑल, देयर इज़ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। यानी कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का। यानी कि स्टेट, यानी कि जो हमारा कंट्री है, वो किसी भी धर्म को मान्यता स्पेसिफिकली नहीं देता है। जैसे कि पाकिस्तान है, ये क्या बोलता है खुद को? इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान मतलब यहाँ पर इस्लाम धर्म को ज़्यादा मान्यता है, जितनी उसको मान्यता उतना किसी धर्म को नहीं, इस्लाम को। ठीक, तो उसको बोलते हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे इंडिया में हम, ठीक है, इंडिया में तो हर धर्म को मानता है। और भारत का ऐसा कोई ऐसा, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि काफ़ी सारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जो अरब देश हैं अरेबियन पेनिनसुला में, तो वो भी काफ़ी सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इनफैक्ट एक ग्रुप भी बना हुआ है ना, इस्लामिक कंट्रीज़ का। So there is no official state religion. Government treats all religion, beliefs and practices equally and impartially. In India, secularism follows a positive concept. अब देखो, सेकुलरिज्म 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है ये, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव समझ लो पहले, नेगेटिव का मतलब ये होता है जहाँ पर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कंट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा रिलीजियस मैटर में। यानी कि वो किसी को सब्सिडी नहीं देने वाली है,
वो रिलीजियस मैटर में उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी दखलंदाजी उसकी नहीं होगी कि उसको गवर्न करे, उसके लिए कोई एक एक्ट ले आए पार्लियामेंट में उसको गवर्न करने के लिए, कुछ नहीं, जो दिखाई दे सो करो। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस रहेगा, हैं दोनों सेक्युलरिज्म, क्योंकि हर धर्म को मान्यता है इसलिए सेक्युलरिज्म है। लेकिन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पॉजिटिव इसलिए है बिकॉज इन्वॉल्वमेंट है स्टेट का इन द रिलीजियस मैटर्स। जैसे कि हमारे यहाँ सब्सिडी मिलती है, जहाँ पर कोई भी इस तरीके का धार्मिक किस तरह से उत्सव होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स डिसाइड कर देती है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टेट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिलीजियस मैटर में, यानी कंट्री हमारी इन्वॉल्व है। तो इंडिया में इसीलिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यूएसए में नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं डेमोक्रेटिक। सुना होगा आपने कई बार, डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो क्यों खतरे में? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों के हाथों में एक अल्टीमेट पावर है। जैसे कि अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन थी, इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार। उसको हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, जहाँ पे लोग जो हैं, दैट इज पीपल जो हैं, उनके द्वारा इलेक्ट करी गई है गवर्नमेंट, उनके लिए काम कर रही है वो गवर्नमेंट। ठीक है। और उस कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, सेपरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलता है। तो वो डेमोक्रेसी के बारे में बताता है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के बारे में बताता है। एंड यू नो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ओके, ठीक है। तो प्रिंसिपल या रूल्स के हिसाब से सरकार चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो लोगों के हाथ में है। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में है। चलो ठीक है। अब आते हैं रिपब्लिक के बारे में, गणतंत्र के बारे में। ये क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट बेस्ड ऑन अ हेरिडिटरी सक्सेशन। रिपब्लिक के दो मतलब होते हैं। एक तो ये है, रिपब्लिक का मतलब अगर हम देखें कि अल्टीमेट अथॉरिटी इज पीपल ऑफ इंडिया, जो कि सिमिलर लगेगा आपको डेमोक्रेसी से। अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। और दूसरा ये है कि राजे का बेटा राजे नहीं बनेगा, तो किसका बनेगा? जो चुनाव जीतेगा। मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट बेस्ड ऑन हेरिडिटरी सक्सेशन, लाइक इन यूके। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक स्टेट। वहाँ पर जैसे भी किंग चार्ल्स III है, इससे पहले क्वीन थी, तो वो एक पूरा फैमिली है, लीनियज है उनका। वो जाएगा तो उसका बेटा या बेटी बनेगा राजा, तो और वो जो होता है वो हेड होता है पूरे उनके कंट्री का। हमारे यहाँ पे कौन हेड है? हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति हेड है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड है और प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अब मुझे बता, यहाँ पर डाउट आएगा कि नहीं सर प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन होता नहीं। बेटा वो होता है, लेकिन हम लोग उस पर वोट नहीं करते हैं। तो वो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन ना होकर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन तो होता है। सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पर जब भी हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनमें अंतर क्या होता है? डेमोक्रेसी है मतलब कि लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या होगा। डायरेक्ट में क्या है? पीपल डायरेक्टली डिसाइड करते हैं। पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन दी पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि कोई बिल एक्ट बनेगा नहीं बनेगा। याद है आपको जब हमने ये चीज़ देखी थी कि 21 फरवरी 21 फेब 1948 को 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट विच वॉज प्रिपेयर्ड बाई BN राव, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। पहला जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको BN राव ने प्रिपेयर किया था। तो उसको जब प्रेजेंट किया गया 21 फरवरी 1948 को, तो लोगों के लिए 8 महीने दिए गए थे कि आप इसमें अपने रिकमेंडेशंस दे दो, ठीक है। लेकिन एट दी एंड उसको पास किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। 284 मेंबर्स ने साइन किया था डिस्कशन करके, लोगों ने तो सिर्फ रिकमेंडेशन दी थी। तो अगर लोग डायरेक्टली वोट भी करते, अप्रूव भी करते, जैसे आज भी अगर किसी चीज़ पे डिसीजन लेना होता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लेती है, अगर लोगों से पूछा जाए कि चलो वोटिंग तुम लोग करो, हम लोग तो उनको चुनने के लिए वोटिंग करते हैं। जैसे बिहार में इलेक्शन हुए तो चुन गई सरकार, अब वो चुन के गई सरकार वो डिसाइड करेगी कि क्या बिल आएगा नहीं आएगा, पॉलिसी मेकिंग कौन सी पॉलिसी आएगी कौन सी पॉलिसी नहीं आएगी।
वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो लोग डिसाइड करेंगे, वो वोटिंग करेंगे। हम लोग डायरेक्टली नहीं वोटिंग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्टली करें पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और ना करें यानी इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्विट्जरलैंड। और इसकी अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसका एग्जाम्पल है, जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, ये सब आपका यूके, सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर था, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसी ऑर्डर में याद रखो, रट लो बैठ के, अभी रटो इसको आंख बंद करके, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें सबसे पहला है जस्टिस। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। ठीक है, सारी चीज़ें, लेकिन ध्यान ये रखना कि यहाँ पर 3 तरीके का जस्टिस दिया हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 तरीके का यहाँ पर न्याय दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पॉलिटिकली न्याय मिलेगा, ठीक है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तौर से न्याय मिलना चाहिए, इकोनॉमिक तरीके से और सोशल तरीके से। तो ध्यान रखना 3 तरीके की जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता, तो ये 5 तरीके की है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 रूप दिए गए हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। देयर आर नो unreasonable restrictions on citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in actions. तो 5 तरीके की लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है। इक्वालिटी, समानता 2 तरीके की है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, पारंपरिक, सामाजिक। ठीक है, मतलब प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताएं हैं, एक तो प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को कि कोई गवर्नमेंट जॉब की एप्लीकेशन निकली और उसमें इस तरीके के कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिए गए कि जो कि अनरीजनेबल है। ठीक है, जिससे कि सबको इक्वल फुटिंग नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। सो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज मस्ट एंड एंड द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑल। फ्रेटर्निटी इज द लास्ट वन विच इज भाईचारा ऑन टॉप। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी वर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। सर इसमें कितने तरीके की फ्रेटर्निटी है? कितने भी तरीके की नहीं है, सिर्फ एक। यानी अभी हमने देखा जस्टिस 3 तरीके का था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 तरह की। और इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। अब कोई पूछ रहा है इसमें मोदी जी कहाँ हैं? ये पैर दिख रहे हैं आपको? पैर दिख रहे हैं आपको? समझ जाओ, ये पैर दिख रहे हैं, मोदी जी नहीं बेटा, मेलोनी जी हैं। ठीक है। इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज इट अमेंडेबल? क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या यह संशोधित हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल हमारी जुडिशरी के सामने आया कि क्या हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है और क्या ये इसका पार्ट है या नहीं है। हाँ, ये नाइट आउट कब हुई बेटा? ये सारी पिक्स बहुत प्राइवेट होती हैं जिसमें इन लोगों ने हमें ऐड कर रखा है, तो वहाँ से तुम्हारे लिए लाते हैं। मेलोनी जी क्या कर रही हैं वहाँ, ये तो अब तुम सोचो, बाकी तो अब क्या ही बताएं। खैर, तो प्रस्तावना की जब बात आई तो 1960 में 1960 में बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी संघ मामला जो है 1960 में निकल के आता है। ठीक है, बेरूबारी संघ मामला, बेरूबारी यूनियन केस। अब इसमें, ठीक है, इसमें पहली बात तो ये मैं बता दूँ बेरूबारी है क्या। तो बेरूबारी यूनियन जो है ये एक इंडिया में जगह पड़ती थी, वेस्ट बंगाल में। उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट बांग्लादेश को ये हमने देना चाहा, यानी पार्लियामेंट ने हमारे देना चाहा। तो उसको लेके ये केस हुआ था जिसको बेरूबारी यूनियन केस बोलते हैं, जो कल भी हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, कल जब हम पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे होंगे, संविधान का जो भाग नंबर 1 है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा जब
हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या टेरिटरी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है तब। लेकिन प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि संविधान जो है, जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन नॉट बी अमेंडेड, इसीलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया भाई, चलो। तो द प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया इसमें। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारे घर के पास है बेरुवेरी। अच्छा सर, इसमें कौन बैठा है? चलो, क्या आपको ये फ़ोटो साझा करनी चाहिए क्या? करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क लेके कर दी। इट इज़ जस्ट अ की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का इस केस में ये कहना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, पहली बात, और क्योंकि हिस्सा नहीं है इसलिए उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो फिर है क्या? ये बस संविधान को समझने की एक कुंजी मात्रा है, इसीलिए, और ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है, मतलब इसका समझ लो कि ये इन्फोर्सेबल और जस्टिसेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब ये है, कोर्ट में आपको इसको लेके जस्टिस नहीं मिलेगा। कैसे? अगर इसमें कोई चीज़ लिखी है कि लिबर्टी होनी चाहिए थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, और तुमको ये लग रहा है कि हमें लिबर्टी यानी आज़ादी, स्वतंत्रता नहीं मिल रही है एक्सप्रेस करने की खुद को, तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो। वो बात अलग है कि तुम जा सकते हो, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 का यूज़ करके, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मान लो उसमें लिखा हुआ है फ्रैटर्निटी बंधुत्व, तो भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए। अब ये भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भाईचारा नहीं दिखा रहा है तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि भाई देखो ये भाईचारा नहीं दिखा रहे हैं, इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि ऐसा प्रियम्बल में लिखा हुआ है, लेकिन प्रियम्बल जस्टिसेबल या इन्फोर्सेबल नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको इसमें न्याय नहीं मिलेगा। देन हुआ केशवानंद भारती केस 1973 में। ये केस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, बिकॉज ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा केस है अभी तक का, सबसे बड़ी जजेस बेंच बैठी थी, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था इसमें, 700 से भी ज़्यादा पेजेस के इसमें डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था। 13 जजेस की बेंच बैठी थी इसमें, 13 जजेस की बेंच बैठी थी। अब ये थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ केस को, ताकि जब हम आगे भी देखेंगे तो आपके लिए एकदम नया नया नहीं होगा सब कुछ। अभी मैंने बोला कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने रशिया से, ठीक है, एक चीज़ तो पहले ध्यान रखना, ये जो सोशलिज्म है, ठीक है, ये हमने रशिया से बोरो किया। सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमने रशिया से बोरो किए। कहाँ से? रशिया से हमने ये बोरो किया। तो हम थोड़े से सोशलिस्ट टाइप थे। वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं ये भी हमने रशिया से बोरो किए, ठीक है। और ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आते हैं, और यानी हमने इनको फ्रांस से बोरो किया। तो इसी तरीके से हम एक एक करके, हमारा जब पूरा पॉलिटी खत्म होगा तो सब हमें पता चल जाएगा कि क्या हमने कहाँ से बोरो किया है। तो इस लेक्चर में आपने क्या सीखा? प्रियम्बल हमने यूएस से बोरो किया है, देन हमने जस्टिस के प्रिंसिपल्स रशिया से, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी हमने फ्रांस से। तो सोशलिज्म के हमने जो प्रिंसिपल्स हैं वो रशिया से लिए हैं। और जब रशिया से हमने लिए तो हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बल्कि सभी राज्यों की सरकारों ने ये करना शुरू किया कि भाई अभी जमींदारी सिस्टम चल रहा था जब तक अंग्रेज थे, तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गई थी। तो ये नए नए एक्ट ला रही थी हर सरकार, और इस ज़मीन का अधिग्रहण कर रही थी और उसको बांट रही थी लोगों में। तो एक मठ था, ठीक है, एक मठ था केरल में, और उस मठ की भी ज़मीन पूरी ले ली गई, मठ को ले लिया गया, जिसकी वजह से इनकी जो आय है उस मठ की, एडनीर मठ उसका नाम था, तो उस मठ की आय वो का स्रोत बंद हो गया, जिसकी वजह से उस मठ के जो सबसे बड़े पुजारी थे, जिनका नाम था, ये हैं पुजारी, वो केशव नंदा भारती उनका नाम था, ठीक। तो ये अपनी स्टेट गवर्नमेंट, जो केरल की स्टेट गवर्नमेंट थी, बिकॉज केरल में वो मठ था, उसके खिलाफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस केस में, अब उस केस के डिटेलिंग में उतर नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और क्योंकि वो हिस्सा है इसलिए इट कैन बी अमेंडेड, हेंस इट कैन बी अमेंडेड। तो सर मतलब इतना बड़ा केस हुआ था मठ वट को लेके, तो बस इतना ही बोला प्रियम्बल? नहीं भाई, ये रूलिंग अभी मैंने बताया 700 पेज से भी ज़्यादा थी, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे उसको, बहुत सारी चीज़ें इस केस में बोली गई थी। ये तो बस इसका एक हिस्सा था, ये तो बस एक इसका पार्ट था। अब इसको यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रियम्बल के बारे में बोला गया था, तो प्रियम्बल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट को जो बोला था, फंडामेंटल राइट को लेकर जो बोला था, वो फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे, सिंपल।
एंड इट रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना को दर्शाता है। बस अभी के लिए तुम समझ लो बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी बस सुन लो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, समझने वाला काम मैं जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा ना वहाँ पर बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है। फिर बात ये आती है कि किसको माने। बेरूबारी यूनियन में बोला कि नहीं वो तो पार्ट है ही नहीं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोल रहा है कि नहीं पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ बोल रहा है क्योंकि पार्ट नहीं है तो अमेंड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है तो कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, प्रभु कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने रूलिंग को, अपने डिसीजन को भी ओवरटर्न कर सकता है, उसको भी रिव्यू करके ओवरटर्न कर सकता है, पलट सकता है। यानी कि ये इसमें जो, और वो तभी पलट सकता है जब ज़्यादा जजेस की बेंच बैठे। कैसे? इसमें 13 जज बैठे थे जिन्होंने 7-6 की मेजोरिटी से रूलिंग दिया था कि ऐसा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को इन फ्यूचर ये बोलना है कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो 13 की जगह 15-17 इस तरीके से, यानी 13 से ज़्यादा जजेस बैठने चाहिए, तभी वो ये पुराने वाले डिसीजन को ओवरटर्न कर सकते हैं, जब ज़्यादा जजेस बेंच बैठेगी। और इससे ज़्यादा जजेस बेंच अभी तक बैठी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 15, ठीक है, 15 की अगर बात करेंगे ही, क्यों मैं बोल रहा हूँ 14 क्यों नहीं बोला मैंने, 14 क्यों नहीं बोला, कोई गेस क्यों मैंने क्यों नहीं 14 बोला? क्योंकि 14 में अगर मान लो 7 ने बोला कुछ हाँ और 7 ने बोला ना, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं। अब 13 में आप देख लो, 13 की जगह 14 होते और 7-7 हो जाता, तो 68 दिन आई थिंक चली थी इसकी पूरी प्रोसीडिंग, 68 डेज। तो उसका तो सब फालतू हो जाता, सब कुछ फालतू जाता, सब वेस्ट जाता। ये 7-7 हो गया था, तो ऐसा कोई डिसीजन आ सके, निर्णय आ सके, ठीक है। फिर LIC, तो मतलब हमें यही याद करना है। फिर LIC केस हुआ था 1995, जिसके हमें डिटेल में नहीं देखना। उसने रीअफर्म किया जो केशवानंद भारती केस की रूलिंग थी कि हाँ प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड, एंड बिकॉज इट कैन बी अमेंडेड, 1973 में हुआ था केस, 1973 में, इसीलिए इसको अमेंड किया गया, ठीक है। और अमेंड करके 3 वर्ड्स जोड़े गए, ठीक है। तो अमेंड यहाँ पर 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, और सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी 3 शब्दों को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया। एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे जोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं सॉवरेन के बाद जोड़ा गया सोशलिस्ट, सेकुलर, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को जोड़ा गया। तो यूनिटी के बाद इंटेग्रिटी को जोड़ा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और यहाँ पर आपको दिख रहा है बंधुता, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखनी है कि इनको सोशलिस्ट को, सेकुलर को, इंटेग्रिटी को बाद में जोड़ा गया था। ऐसे याद कर लो, सिस, जैसे ब्रो एंड सिस करते रहते ना तुम लोग, तो ब्रो एंड सिस, या फिर ISS याद कर लो, ISS, ठीक है। सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, सेकुलर, या इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इस तरीके से। इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, ये वाद योग प्रवर्तनीय नहीं है। अभी मैंने आपको इसका मतलब बताया कि इसका मतलब क्या है नॉट एनफोर्सिएबल का। इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ रिस्ट्रिक्शन टू द लेजिस्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ना तो ये संविधान को, ये जो है प्रियम्बल, ना तो लेजिस्लेचर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, एक विधायिका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाने का। तो ना तो ये प्रस्तावना हमारे विधायिका को कोई शक्ति देती है, ना उसकी शक्तियों में कुछ हनन पैदा करती है, ना तो उसकी शक्तियों में कुछ कमी लाती है। बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसे संविधान की कानूनी व्याख्या में सहायता के रूप में माना जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है, कुछ देख रहा है, तो वो प्रस्तावना की हेल्प ले सकता है, वो प्रस्तावना की मदद ले सकता है लीगल कामों में, कि वहाँ पर प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, तो उसकी वो हेल्प ले सकता है। ये ना तो स्रोत है शक्ति का, ना तो रिस्ट्रिक्शन लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन ये सहायता कर सकता है लीगल इंटरप्रिटेशन में। ये थोड़ी सी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। प्रियम्बल में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। बाकी कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सर इन लेक्चर की रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलती है, तो परमार जी के बैच जो 4.0 है, परमार अकेडमी है पर वेबसाइट में, वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नोट्स, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और जब मैंने अभी 4.0 का सेशन लिया था प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे, तो काफ़ी लोग कहते हैं सर क्वेश्चन और अगर एक्स्ट्रा लगाने तो कहाँ से लगाएं, ठीक है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं लिटिल बॉय से, बिकॉज यहाँ पर SSC के और UPSC के सबके दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन हैं, ओके। चलो टिंको यादव बेटा मार खाओगे बहुत।
केशवानंद भारती ये केस हार गए थे, तो आप समझ सकते हैं उनके मठ का क्या हुआ होगा। प्रियम्बल नेम किसने दिया? सोनम रोहित। ये तो मुझे नहीं पता प्रस्तावना नाम किसने दिया, ठीक है, वो तो मुझे नहीं पता कि नाम किसने दिया। ऐसे तो फिर संविधान किसने नाम दिया, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने नाम दिया, ऐसे तो जस्टिस किसने नाम रखा था, ऐसे तो फिर लिबर्टी किसने बोला था सबसे पहले, इक्वलिटी किसने बोला था। ये सब क्वेश्चन जो हैं व्हाट्सएप में अच्छे लगते हैं, पेपर में नहीं आते हैं सब। चलो, मैथ्स का नहीं पता, लेकिन हाँ इंग्लिश अगर आपको करना है तो पीएसपी सर करवाते हैं, शाम को लाइव क्लास होती है, जैसे अभी ये हो रही लाइव क्लास, उसी तरीके से पीएसपी सर की भी होती है। सीएचएसएल में आपने रेला देखा ही है अभी जो चल रहा है एग्ज़ाम। और बाकी अगर आपको दोनों ऐसा है कि जीके और इंग्लिश दोनों, तो आप 2 परमार 4.0 कूपन का यूज़ कर सकते हैं टू एनरोल इन बोथ दी कोर्सेज। अभी हम करेंगे क्वेश्चंस। आई होप किसी कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। तो ये पीडीएफ आपको वहीं पे है, मतलब जो आपका बैच में जो लोग हैं उनको मिल जाएगी वहीं पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो करिए, पहले कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद एसएससी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, एंड क्वेश्चंस आर मस्ट टू डू। अगर आपने लेक्चर टॉपिक पढ़ा है पूरा तो क्वेश्चंस करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है लेक्चर देखने का, ठीक है। इससे हमारा रिविजन भी होता है और हमें ये पता चलता है कि जो अभी हमने पढ़ा उसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ वो हम बाद में करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। So, which of the following statement with reference to the preamble of the Constitution is are correct? The word secular comes before the word socialist. So this is wrong. याद करो, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a democratic socialist secular republic. So socialist will come before the secular word. So ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, अपने आप 2 and 3 सही हो गया। The word justice comes before the word equality. Yes, जस्टिस पहले आता है, इक्वलिटी। द वर्ड फ्रैटर्निटी कम्स आफ्टर द लिबर्टी। फ्रैटर्निटी सबसे आखिर में पढ़ा हुआ था। जस्टिस कितने तरीके का था, इक्वालिटी कितने तरीके का था, और फ्रैटर्निटी जरा बताएंगे। ऐसे लिखेंगे, जे कितने बार था, ई कितने बार था, और एफ कितने बार था, बताइए जल्दी से। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, करिए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जस्टिस है आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरीके का। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी सिर्फ एक ही तरीके का। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी हमने लिया फ्रांस से, जस्टिस लिया है हमने कहाँ से? रशिया से। द टर्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली। यस, बिकॉज सेक्युलर वर्ड को बाद में जोड़ा गया, तो पहले क्या था? सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाद में हुआ है। पूछा क्या है? गलत पूछा हमसे। प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अभी हमने देखा भी था, अगर आपको याद हो केशवानंद भारती केस में। यहाँ पे कहाँ है क्या? चलो कोई नहीं। तो अभी हमने उसमें देखा था ना बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला था अभी रटना या समझना नहीं है, बिकॉज मैं आपको समझाऊंगा बाद में इसको, जब केशवानंद भारती केस डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस सुन लो। तो वो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बाइट सेल्फ तो ये भी सही है, बाइट सेल्फ तो प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी हमने देखा कि प्रियम्बल एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन। उसको वो उल्टा है कि नहीं स्टेटमेंट? जो हमने स्टेटमेंट देखा था भाई, देखो 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 देखो, जो हमने स्टेटमेंट देखा था, ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट देखा था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये गलत है, क्योंकि उसमें था कि प्रियम्बल कैन एक्ट एज एन एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो D3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो इसमें से इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है, बताइए। एंड इट इज़ गुड टू सी कि यार जितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया सभी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। सर नाम जब काउंटर लिंक प्लीज़, ओके चलो मैं वहीं डाल दूंगा, उसी में सफ़र वाले चैनल पे जहाँ पर मैंने शॉर्ट डाला था वहीं पे, ठीक है। चलो, तो नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, रेडिकल, कम्युनिटेरियन या फिर नेहरूवियन। तो नेहरू जी थे इंडिया के, तो नेहरू का तो हो गई, जो कि डेमोक्रेटिक का ही तरह था। कम्युनिटेरियन भी होता है, रेडिकल नहीं होता है। रेडिकल सोशलिज्म मैंने आपको बताया था उग्र समाजवाद होता है ये, कि भाई विद्रोह करके उखाड़ फेंकना है। विद्रोह कभी ऐसा भारत में हुआ नहीं इस तरीके से। थ्रू दी चिड़िया आई है, देखो एक अंदर, सुनाई दे रही तुम लोग आवाज़?
थ्रू दी क्लास लेने आई है through the 42nd amendment to the constitution of India which of the following was or were inserted into the preamble. तो 42nd amendment से किसको insert किया गया था? Liberty of thought expression belief was substituted by liberty of thought expression belief faith and worship. The expression unity of the nation was substituted by the unity and integrity of the nation. So the पहला वाला statement is wrong बिकॉज ये हमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि पहले लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ था, लेकिन बाद में थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप हो गया, यानी वर्शिप शब्द को जोड़ा गया, जबकि हमें पता है सिर्फ 3 शब्द जोड़े गए हैं और एक ही अमेंडमेंट हुआ है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी को, बस. द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाई द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इज करेक्ट बिकॉज पहले यूनिटी था और इंटेग्रिटी को बाद में जोड़ा गया, तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा. यानी कि राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता द्वारा प्रस्थापित किया गया, तो अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट. भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी of equality of status and equality of opportunity find mention in the preamble. Yes, they do find the mention in the preamble because हमें पता है 2 तरह की इक्वालिटी है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का. The expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble since the beginning. True, because पहले यूनिटी था, इंटेग्रिटी तो बाद में जोड़ा ना 42nd अमेंडमेंट से. So both are true. Option number C, both 1 and 2. With regard to the Constitution of India, which of the following statement is not correct? भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा आपसे. और भाई सभी लोग अपनी है ना नेक को रोटेट कर लिया करो, थोड़ा सा शोल्डर्स को ऐसे पीछे की तरफ रोल कर लिया करो, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? वो प्रॉब्लम जो तुम्हें कभी फेस ना करनी पड़े, जो मैंने करी है काफ़ी टाइम तक. विच ऑफ द फॉलोइंग Constitution of India, which are not correct. So the word socialist and secular were not originally the part of the constitution. True. Socialist, secular, integrity बात तो जोड़े गए थे. Preamble states the object of the Constitution of India. Preamble is enforceable in a court of law. गलत है. Preamble is not enforceable, प्रवर्तनीय नहीं है, and non justiciable है. ठीक. Which of the following देख रहे हैं, ये IAS एग्जाम का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का. So which of the following is an Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character. भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? थोड़ा सा डिफिकल्ट साउंड कर सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करें, भले सही करें गलत करें लेकिन करें, क्योंकि ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में समझी थी कि फेडरल का मतलब क्या होता है, और उस पर कमेंट्री भी देखी थी. जैसे क्वाज़ी फेडरल किसने बोला था? के.सी. वेरे ने. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था. फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर आइवर जेनिंग्स ने बोला था. तो या फिर फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स. तो फेडरेशन का मतलब होता है पावर का डिवीजन. ठीक, तो पावर का डिवीजन क्या है इसमें एसेंशियल फीचर? तो एसेंशियल फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो ये एक फेडरल फीचर है. न्यायपालिका स्वतंत्र होगी हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो इंटीग्रेटेड है. ये एक यूनिटरी फीचर है. समझना, समझाया भी था पिछले लेक्चर में. यूनिटरी ऐसा है क्योंकि जितने भी हाई कोर्ट हैं जितने भी राज्यों में, उन सब को सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना होता है, सबको मानना होता है. यानी कि ऐसा नहीं कि स्टेट का खुद का हाई कोर्ट है और उसकी खुद की अपनी पावर है, ऐसा कुछ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मानना पड़ेगा, यानी कि वो यूनिटरी हो गया. लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो इसलिए जो सेंटर है अगर कुछ इस तरीके की हरकत करता है कि वो स्टेट की पावर छीनने की कोशिश करता है कि, और तो उस केस में क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वो उस चीज़ को होने से बचा लेगी. समझ रहे हैं आप? तो ये उसके पीछे का लॉजिक है. What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950. ये अगेन सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है. 26 जनवरी 1950 को क्या वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब सोशलिस्ट नहीं था, ये तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, सोशलिस्ट सेकुलर. ठीक है, लेकिन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था. सर ये भी तो होगा, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सॉवरेन भी तो था ना, जो कि इसमें तो है ही नहीं. तो फिर ऑप्शन नंबर है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था. ठीक है, चलिए अभी 10 हमने किए यूपीएससी के क्वेश्चंस, जिसमें सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, सीडीएस सबके थे. अब हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन जिसमें कि एसएससी, रेलवे सबके होंगे. एन इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज. संविधान के में वह
परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है वह कहलाता है क्या? वो कहलाता है प्रियम्बल, प्रस्तावना। सेक्युलरिज्म इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता, जिसका क्या अर्थ है? ये CHSL 2024 में सवाल पूछा गया है। इसका अर्थ है कि स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, स्टेट प्रमोट्स द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी, मेजॉरिटी नो, नहीं, स्टेट प्रमोट किसी रिलीजन को नहीं करता है, प्रमोट नहीं करता है, लेकिन उसका इंटरफेरेंस है भारत में, इसीलिए वो पॉजिटिव फॉर्म का सेक्युलरिज्म है। US में नहीं है, इसीलिए वो नेगेटिव फॉर्म का सोशलिज्म है, जैसे हम देखते भी हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, विच ऑफ दीज टर्म्स वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। किन टर्म्स को ऐड किया गया था? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन ये रहा, which amendment is considered a near rewrite of the constitution and made changes to the preamble, schedule 7 and 53 articles। किस संविधान को संविधान का लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और इसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची नंबर 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए थे? अब याद हो अनुसूची यानी कि शेड्यूल नंबर 7 किसकी बात कर रहा था? यूनियन स्टेट इज कंकरेंट लिस्ट। और हमने देखा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम विच लिस्ट टू विच लिस्ट? फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। यही हमने देखा था, जिसमें कि कौन कौन से थे, जिसमें कि हमने ये देखा था कि एजुकेशन भी था, वेट्स एंड मेजर भी था, ठीक है, वेट्स एंड मेजर था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स था, फॉरेस्ट था। तो ये 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। प्रियम्बल में हमने देखा है कि सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट हुआ है, इसीलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो 1976 में हुआ था 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 15 द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1976 टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल करने के लिए संशोधन किया गया? बताइए। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1976 टू इंक्लूड विच वर्ड? फेडरल एंड पार्लियामेंट्री, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। हाँ जी, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड इन 1976 टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड? तो सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन दोनों को जोड़ा गया था। इंटेग्रिटी को भी जोड़ा गया था, लेकिन अब यूनिटी को तो नहीं जोड़ा गया था, इसलिए हमने उसको टिक नहीं किया। क्योंकि यूनिटी को नहीं जोड़ा गया था, इन दोनों को जोड़ा गया था, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू डैश डैश पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अभी नहीं करना है बिकॉज हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन देख सकते हैं अभी। एक्चुअली ये अमेंडमेंट के आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, और अमेंडमेंट से जो आर्टिकल डील करता है वो 368 है, 368, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे, कि किस तरीके से अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया बाई, अब वही है भाई, ठीक है, 42nd। चलो 20 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन। KBC 1973, अब इसको मैं KBC पढ़ा करूँगा आगे से, ठीक है, आगे मत बोलना सर ये कौन बनेगा करोड़पति है क्या, ठीक है, नहीं पूछना तो पड़ेगा जी, ठीक है, ये सब मत करना आगे। KBC बोलेंगे, KBC in 1973 stamped the question that the preamble can be amended. It is a part of constitution and hence it can be amended. Okay. In the preamble of the constitution, the term socialism derives its inspiration from which of the following? तो सोशलिज्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिज्म की इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है? तो ये लेता है रशिया रेवोल्यूशन से। फ्रेंच से क्या लेता है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा बंधुत्व। एंड द लास्ट क्वेश्चन, which of the following does not indicate the meaning of the word republic mentioned in the preamble? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित गणराज्य का अर्थ नहीं दर्शाता है? रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ सर्टेन पीरियड, यस इट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल एंड नॉट इन वन पर्सन, तो जब हमने वो मना बताया था रिपब्लिक के 2 मतलब हैं, तो दोनों वही मतलब लिखे A B में। सी, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, ठीक है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं ओपन है सभी के लिए। वो बात अलग है कि अब खैर छोड़ो। एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये तीनों ही होंगे। एट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी किंग, तो हेरिडिटरी किंग नहीं होता, वो UK में होता है, यहाँ नहीं चलता है वो सब, ठीक है। प्रियम्बल क्या बताता है? अथीस्ट है भारत, नास्तिक है, यूनिटरी है, सेकुलर है, फेडरल है, तो सेकुलर है। फेडरल भी तो है सर, नहीं है, कल पढ़ेंगे क्यों फेडरल नहीं है। फेडरल है
लेकिन लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी, ठीक है। वो कल पढ़ेंगे हम लोग। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से लगाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, जिसका ये PDF पूरा आपको मिल जाएगा परमार अकेडमी ऐप के अंदर, और वहाँ से आपको ये बाकी के क्वेश्चंस और जो बाकी आपको क्वेश्चन मिलते हैं इसके अलावा, है ना, जो क्विज़ लगी रहती है आपके लेक्चर के साइड में, वो आपको लगानी है। और उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन की शॉर्टेज पड़ती है, वैसे तो आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी दिए जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद भी शॉर्टेज पड़ती है तो आप लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लिया तो गया है, लेकिन वो सवाल पूछता नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं है, क्योंकि फिर वो कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा करता है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया था या USA से लिया था, ठीक है। वो कभी पूछता भी नहीं है कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया। पूछ लेगा तो ऑस्ट्रेलिया है उत्तर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो आइडिया है प्रियम्बल का आइडिया, वो हमने USA से लिया, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर आपको उससे वो है इशूज़ हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी तो बैच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, परमार अकेडमी ऐप या वेबसाइट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये प्रियम्बल ही है ना, चिल्ड्रंस डे तो अच्छा, ये तो उस दिन की PPT है, सेलियन फीचर्स की, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लैंग्वेज कहाँ से लिया गया, ठीक है, बोरोड, तो आइडियाज़ को बोरो किया गया था, बट अगर लैंग्वेज पूछेगा तो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ये पूछता है नहीं, तो इसलिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा डेवलप करना है नहीं, ठीक है। USA से हमने आइडिया लिया था प्रियम्बल का, और लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से, ओके। थैंक यू एवरीवन। सर 2 और 3 का ऑप्शन रिपीट, अच्छा, ऑप्शन रिपीट करना है, क्या है इसमें दिक्कत, क्या है, रिपीट क्या, लो देख लो दिक्कत क्या है। सर आप गंदे हो, अच्छा, आज इतनी जल्दी ख़त्म, अब क्या करें, टॉपिक छोटा था, पार्ट 1 2 पढ़ा दें क्या आज ही, बता, दिक्कत हो तो पढ़ा दें पार्ट 1 और 2 आज ही। सर नहीं, सोशलिस्ट वर्ड को हटाया नहीं गया अनुज प्रसाद जी अभी तक। क्या सर, स्टार्टिंग में कहाँ पे, अच्छा वो जो मैंने क्वेश्चन कराया था वहाँ पे, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, हो सकता है गलती से मैंने लिख दिया हो, एक सेकंड। अच्छा यहाँ पे ना, ओके ओके, ये 71st होगा, ठीक है, दिस इज 71st, 21 71 92, आई थिंक मैंने लिखने में गलती कर दिया। चलो तो सर UPSI के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे UPSI के, मुझे पता है काफ़ी लोग हैं यहाँ पे UPSI वाले, तो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बदला जा सकता है प्रज्ञा राय जी, संविधान संशोधन के थ्रू क्या नहीं बदला जा सकता है। तो आपका फेस रील हो गया काउंटर में, कौन से काउंटर में भाई, रोज़ होता है वो कोई नई बात नहीं है, रोज़ फेस रिवील होता है, कहीं काउंटर में होता है, कहीं कहीं होता है, प्रोटेस्ट में हो जाता है। चचा और पढ़ा दो बेटा, भतीजे कल मिलना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम इजीली समझ, थैंक यू साक्षी। रिज्यूमे देख लो प्लीज़, रिज्यूमे कहाँ भेजा है आपने, भाई भेजना है तो आप मेल भेज दिया करो, बिकॉज व्हाट्सएप आजकल बिल्कुल काम कर नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो गया उसमें, ठीक है। तो जो क्वेरी, आई थिंक यही वाला मेल है, queryparmar@gmail.com, QUERY क्वेरी, ठीक है। या यहाँ पे ask@ भी दिख रहा है, ये मेल लिखा हुआ है ask@parmar SSC, तो इस पर भी आप भेज सकते हैं,
ओके, अगर ऐसा कुछ किसी ने अप्लाई कर रखा है वो करने के लिए, तो ये तो आस्क वाली मेल है या query@gmail.com। ओके सर, आपके बाले काउंटर में कहाँ बाले काउंटर में भाई, कहाँ देख लियो सर, बहुत अच्छा लेक्चर है। अच्छा, जस्टिस वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया, यूएसएसआर जो पहले हुआ करता था, सोवियत संघ, अभी जो रशिया हो चुका है वो। चलिए, थैंक यू। वही तो दिक्कत है श्रवण, ज़्यादा पढ़ा तो दिक्कत, ना पढ़ाओ दिक्कत। तो ठीक है, आपको ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग, पूरा नोट्स एंड एवरीथिंग मिल जाएगा यहाँ बैच में, तो अगर जिसको एनरोल करना है वो कर सकता है। बाकी मिलते हैं कल, पार्ट 1 और 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम पे आ जाना कल, थोड़ा टाइम पे स्टार्ट होगी कल क्लास। ठीक है, 9:30 पे शाम।